हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हितेश जैन और आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो है सतत आवेश वितरण, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सतत सतत का मतलब होता है लगातार। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई बहुत दूरी पर कोई ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन की जो बोगीज होती हैं उन बोगीज के बीच में गैप होता है। लेकिन अगर हम बहुत दूरी से हम उस ट्रेन को देख रहे हैं तो उस बोगीज के बीच का गैप हमें नजर नहीं आएगा। दैट मीन्स वो हमें ऐसा लगेगा जैसे कॉन्टिन्यूसली पूरी पूरी एक लाइन जा रही है, उनके बीच का गैप हमें नजर नहीं आ रहा है। इसी तरह से किसी दीवार के ऊपर चींटियां चल रही है, चींटियों को अगर हम बहुत दूरी से देखते हैं तो हमें एक ब्लैक लाइन नजर आती है, हमें एकदम सतत माध्यम नजर आता है, सतत रूप नजर आता है। जबकि वास्तविकता में वो क्या है, विविक्त है। जबकि वास्तविकता में उनके बीच में कुछ दूरी है, कुछ डिस्टेंस है, लेकिन उन्हें देखने पर वो हमें एकदम सतत दिखाई देती है। तो उसी तरह से सतत निकाय होते हैं, यानी जिस ऐसे निकाय जिनके अंदर आवेश बहुत अधिक पास पास स्थित होते हैं उन्हें हम सतत निकाय कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम सतत निकाय या सतत आवेश वितरण की बात करते हैं तो एक बहुत सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि सतत रूप से अगर कोई वस्तु या कोई भी कह सकते हैं माध्यम या कोई पदार्थ हमें दिया हुआ है जिसके अंदर सतत कण है, और अगर उनका मान हमें निकालना है या उनके द्वारा किसी चीज की कैलकुलेशन हमें करनी है, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि किसी कॉन्टिन्यूअस मीडियम से हम कोई कैलकुलेशन कर सकें। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले उस सतत जो आपको निकाय दिया हुआ है उस सतत निकाय को छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ता है, और छोटे छोटे भागों को तोड़कर किसी एक भाग का हम मान निकालते हैं और फिर उसका कुल के सापेक्ष में समाकलन कर देते हैं। ये विधि होती है सतत आवेश वितरण से किसी भी राशि का मान निकालने की। तो कुल मिलाकर आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है फिजिक्स के अंदर कि अगर आपको कोई भी माध्यम सतत दिया हुआ है, कोई भी निकाय सतत दिया हुआ है, तो उससे किसी भी राशि का मापन करने के लिए पहले आप उस सतत निकाय को छोटे छोटे विविक्त निकायों में तोड़ेंगे और फिर किसी भी एक विविक्त निकाय की कैलकुलेशन करके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपको टोटल निकाय का, टोटल सिस्टम का जिस भौतिक राशि का मान हमें निकालना है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। अब सतत आवेश वितरण को जब हम भागों में बांटते हैं तो हम तीन तरह के आवेश वितरणों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये रेखीय आवेश वितरण होता है, रेखीय आवेश वितरण का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पतला तार हमें दिया हुआ है, कोई पतली छड़ हमें दी हुई है, उस पतले तार या पतली छड़ पर आवेश सतत रूप में व्यवस्थित है। जैसे ये कोई पतला तार है AB और इस AB पर ये आवेश सतत रूप से वितरित है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। लेकिन अगर इसकी सहायता से मुझे किसी राशि का मान निकालना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे तार को छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने जैसे एक इसका छोटा सा भाग कंसीडर कर लिया, ये छोटा सा भाग। अच्छा, इस तार की जो लंबाई है वो है L और इस पर आवेश कितना है Q। तो जब मैंने इसका छोटा सा भाग लिया तो इसकी अल्पांश लंबाई मैंने मानी DL, और इस पर जब DL अल्पांश लंबाई तो आवेश भी अलग होगा, तो ये आवेश मैंने माना D। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक नई राशि को इन्वेंट करता हूं जिसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। देखिए, घनत्व अभी तक जो आप पढ़ के आए वो द्रव्यमान बटा आयतन पढ़ के आए, लेकिन घनत्व भी तीन तरह के होते हैं। वो एक रेखा के रूप में वन डायमेंशन निकल सकता है घनत्व, 2D में निकल सकता है और 3D में निकल सकता है। तो जब भी कभी हम लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर के अंदर जो घनत्व निकलेगा, जो डेंसिटी निकलेगी वो हमेशा 1D में निकलेगी। तो यहाँ पर जब हम रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं तो रेखीय आवेश घनत्व का जो सिंबल है वो सिंबल है लैम्डा। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या कहता है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। दैट मींस लैम्डा इक्वल्स टू dq बाय dl। ये आपका रेखीय आवेश घनत्व होगा, और यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, dq। तो dq इक्वल्स क्या हो जाएगा, लैम्डा dl। तो कुल मिलाकर रेखीय आवेश वितरण के अंदर हम इतना सा कह सकते हैं कि इसके अंदर जो आवेश होता है वो आवेश एक पतले तार के रूप में, एक वलय के रूप में हो सकता है। ये एक वलय ले ली हमने सिंपल, ठीक है, वलय मतलब रिंग है ना, और इस रिंग के ऊपर
ये आवेश वितरित है, तो ये भी किस कंडीशन में आएगा, रेखीय। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं पतला तार हमने जब लिया है तो उस कंडीशन में लैम्डा निकाल लिया हमने dq/dl, देन dq इक्वल्स टू हो गया आपका लैम्डा dl। अब जब यहाँ पर हम लैम्डा के मात्रक की बात करते हैं तो जब लैम्डा का मात्रक हम यहाँ से निकालते हैं तो ये होता है कूलम बटा मीटर, और जब इसकी विमा हम निकालते हैं तो आती है m0l-1 T1A1, ये इसकी विमीय सूत्र होता है। अब हमने ये कहा कि मान लीजिए तार की लंबाई है कैपिटल L और उस पर आवेश है Q, तो उसका आवेश घनत्व क्या होगा, तो सीधा सा लैम्डा इक्वल्स टू Q/L। ये किस कंडीशन में होगा, जब आपने तार की लंबाई कैपिटल L कंसीडर करी है और उस पर कुल आवेश माना है Q, तो उस कंडीशन में लैम्डा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा Q/L। तो इसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, यानी जिसके अंदर आवेश सदैव एक रेखा के रूप में वितरित रहता है। ओके बेटा, अब सेकंड हम लेते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। सेकंड आपका आता है पृष्ठीय या पृष्ठ आवेश वितरण, जिसे हम कहते हैं यहां पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक सरफेस गिवन होती है और उस सरफेस के ऊपर बहुत सारा चार्ज क्या रहता है, वितरित रहता है। कोई भी सरफेस जैसे हमने कंसीडर कर लिया यहां पर दिस वन, इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज यहां पर सिचुएटेड है, ठीक है, ये आपकी चार्ज Q और इस सरफेस का एरिया है A, तो ये सतत रूप से वितरित है। अब अगर इसकी वजह से मुझे किसी चीज की कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले मुझे इस पृष्ठ को छोटे छोटे पृष्ठों में विभक्त करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ कंसीडर कर लिया, इस पृष्ठ को मैंने बोला dA और इस पर चार्ज कितना माना मैंने dQ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम एक नई क्वांटिटी वापस डिनोट करते हैं तो वो होती है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू dQ/dA। तो यहां से अगर मैं आवेश की वैल्यू निकालता हूं तो वो आती है सिग्मा d। तो घनत्व दूसरा घनत्व, दूसरे टाइप का घनत्व हो गया आपका पृष्ठीय घनत्व, जिसमें एकांक क्षेत्रफल में आप आवेश की मात्रा को निकाल रहे हो, वो कहलाता है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसके मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या निकलता है यहाँ से, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम डायमेंशन निकालते हैं तो m0l-2 T1A1, ये आपकी डायमेंशन आती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुल मिलाकर देखिए, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सतत रूप से वितरित आवेश या सतत रूप से कोई भी निकाय है जिसमें आवेश अगर सतत रूप से वितरित है तो आपको माइंड के अंदर एक चीज हमेशा सेट रखनी है कि सतत रूप से निकाय से किसी भौतिक राशि का मापन नहीं कर सकते, आपको उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ेगा और फिर किसी एक छोटे भाग का इवैल्यूएशन करके दूसरे के टोटल के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम तीसरी उस पर आते हैं, तीसरे आवेश वितरण पे आते हैं। तो तीसरा आवेश वितरण है आपका आयतन आवेश वितरण, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या लेते हैं, एक वॉल्यूम ले लेते हैं, ये एक सिंपल सा वॉल्यूम हमने ले लिया, इसमें बहुत सारा चार्ज सिचुएटेड है, ये चार्ज की वैल्यू है Q, वॉल्यूम है V, ठीक है। अब वापस वही चीज कि यहाँ पर सबसे पहले अगर इसकी सहायता से मैं किसी राशि को निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अल्पांश आयतन की कल्पना करनी पड़ेगी। यह अल्पांश आयतन है dV और इस पर आवेश कितना है dQ। तो वापस यहाँ से एक तीसरा घनत्व बनता है जिसे हम कहते हैं आयतन आवेश घनत्व और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से। और आयतन आवेश घनत्व की अगर हम इसके डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो वापस डेफिनेशन क्या बनती है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है, दैट इज रो इक्वल्स टू dQ/dV, सिंपल। और अगर इसके मात्रक की हम बात करते हैं तो ये होता है कूलम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो m0l-3 T1A। तो ये आपके तीन तरह के आवेश वितरण यहाँ पर होते हैं। एक तो होता है आपका रेखीय आवेश वितरण, एक पृष्ठीय आवेश वितरण, एक आयतन आवेश वितरण, और इन्हीं तीन तरह के घनत्व यहाँ से निकलते हैं। रेखीय आवेश घनत्व जिसे लैम्डा से डिनोट करते हैं,
पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं और आयतन आवेश घनत्व जिसे रो से डिनोट करते हैं। अब एक क्वेश्चन अभी तक हो सकता है आपके माइंड में चल रहा हो कि सतत रूप से प्रवाहित या सतत रूप से वितरित निकाय के द्वारा आप किसी वस्तु का मापन क्यों नहीं कर सकते। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, ये एक रिवर है, नदी है ये, और इस नदी में जल लगातार प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, सतत रूप से नदी के अंदर जल प्रवाहित हो रहा है। यहां पर दो पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, और इन दो पेड़ों पर दो प्रेक्षक बिठा दिए। दो प्रेक्षक मतलब जांच करने वाले, ऑब्जर्वर। तो दो ऑब्जर्वर मैंने यहां पर बिठा दिए। ठीक है, अब इन ऑब्जर्वर्स से हमने कहा कि भाई आपको यहां इन दोनों पेड़ों के बीच में से 1 सेकंड में कितना पानी बाहर निकला ये आपको पता लगाना है। या यहां पर ये कह सकते हैं हम कि इन दोनों पेड़ों के बीच में पानी की मात्रा का आपको पता लगाना है। यह हमने इनसे कहा कि भाई आप इन दोनों पेड़ों के बीच में पानी की मात्रा पता लगाइए। तो क्या ये इन दोनों के लिए संभव है क्या? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जल लगातार प्रवाहित हो रहा है, सतत रूप से प्रवाहित हो रहा है, इसलिए ये इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो फिर इन्हें कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक वॉल इधर बनानी पड़ेगी, एक वॉल इधर बनानी पड़ेगी, दीवार बना दी दोनों तरफ। दीवार बनाते पानी बीच में इकट्ठा हो गया, स्थिर हो गया, एक छोटा सा भाग निकल गया। उस छोटे से भाग का मापन करके ये संपूर्ण नदी की लंबाई के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे? समाकलन। और समाकलन करने के बाद में इसकी पूरी क्वांटिटी है, इसका पूरा अमाउंट वो निकाल सकते हैं। तो क्या किया उन्होंने? इस पूरी लंबी नदी को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया। तो सतत रूप से जो निकाय है उससे मापन करना कठिन होता है, बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। होने में हो जाता है लेकिन बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। तो जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हम इसे छोटे छोटे भागों में तोड़ दें और फिर एक भाग का मान निकाल लें और फिर उससे हम आसानी से दी गई भौतिक राशि का मापन कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।